नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। टाइम्स ऑन भारत पर इस वक्त आप जुड़े हुए हैं। टाइम्स ऑन भारत पर 6 बजे के लोकतंत्र की शुरुआत आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। अभी खबर आ रही है कि इस्लामिक देश की साजिश पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। गजवाए हिंद की चैट सामने आई है। भारत के नक्शे पर पाकिस्तान के झंडे को दिखाया गया है। आरोपियों की व्हाट्सएप चैट में बातचीत जो है उसका पूरा ब्यौरा सामने आया है। 2023 में डायरेक्ट जिहाद करेंगे, चैट में लिखा है कि खिलाफत का ऐलान करेंगे। AIMIM को सपोर्ट करने से इनकार की बात भी की गई है। तो असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट नहीं करने की बात कही गई है, लेकिन साथ ही साथ कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाने हैं, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। इस चैट में कुछ इस तरीके की बातें भी लिखी हुई हैं कि कैसे डायरेक्ट एक्शन यानी कि डायरेक्ट जिहाद की जाएगी, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाएगा और किस तरीके से ये जो पूरा चैट है इस पर पूरी बातचीत करी गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो खुलासा हुआ है, ये सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, व्हाट्सएप चैट है, ये पाकिस्तान के नंबर्स जो हैं उन पर की जा रही है। यानी कि अगर पाकिस्तान देश का जो एक इंटरनेशनल डायलिंग कोड होता है, जैसे भारत का +91 है, वैसे पाकिस्तान का +92 है। तो +92 के नंबरों से जुड़ी हुई इस चैट में खुलासा हुआ है कि किस तरीके से भारत के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा के गजवाए हिंद का सपना दिखाया जा रहा है, देखा जा रहा है, और साथ ही साथ इसको पूरा करने की साजिश में कैसे लोग लगे हुए हैं, कैसे कोशिश की जा रही है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी मोहित ओम के पास, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या क्या और जानकारी आई है इस व्हाट्सएप चैट में? देखिए अंकित, मैं सीधा आपको व्हाट्सएप चैट का पेपर दिखाता हूं जो पटना पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है। गजवा हिंद इस ग्रुप का नाम है और इसमें साफ लिखा है कि 2023 में हम सीधा जो है पूरी जिहाद करेंगे और खलीफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। तो इस तरीके की चैट्स इसके अंदर हैं और जो जिसके फोन से चैट मिली उसका नाम ताहिर बताया जा रहा है। ताहिर के 2 व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सर्विलांस पे लिए गए हैं, जिसमें एक ग्रुप के अंदर 181 मेंबर थे और ये जो ग्रुप था वो पाकिस्तानी हैंडलर के थ्रू चल रहा था, जिसमें बाद में ताहिर को जो है एडमिन बनाया गया था। 26 जनवरी को ताहिर ने दूसरा ग्रुप बनाया था, इसमें 8 बांग्लादेशी, एक खुद ताहिर और एक पाकिस्तानी हैंडलर था। तो इस तरीके के ग्रुप जो है वो पटना पुलिस को मिले हैं। दूसरी अगर आपको दिखाएं जिस तस्वीर की हम आप बात कर रहे हैं, तो यह देख सकते हैं कि तस्वीर है जो पटना पुलिस ने जारी की है। इसमें दिखाया है कि जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें पाकिस्तानी झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो भारत का नक्शा है उस पर चांद और सितारा नजर आ रहा है। यानी कि जो पाकिस्तानी झंडे का जो सिंबल्स हैं वो इसमें दिखाए जा रहे हैं। तो दानिश को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और दानिश के पास जो चैट्स हैं और जो उसमें मेंबर्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। क्या उसके अंदर इंडियन मेंबर्स भी हैं, क्योंकि लगातार ये लोग जिहाद की बात कर रहे हैं और 2023 में डायरेक्ट जिहाद की बात कर रहे हैं कि 2023 में सीधा जिहाद की जाएगी और इंडियन मुस्लिम्स करेंगे। और साथ ही बड़ी बात यह है कि इसमें AIM जो है, एक जो पॉलिटिकल जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उसको सपोर्ट करने की बात नहीं की गई है। और जिस तरीके के जो चैट जो पुलिस को मिले हैं उनका कहना है कि आप उन सभी चैट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, उनको पूरा खंगाला जा रहा है कि ये व्हाट्सएप चैट्स को इस वक्त पुलिस एक बहुत अहम कड़ी मानकर अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। साकेत के पास चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे पास और भी जानकारी जो अभी तक आई है, उस जानकारी के मुताबिक क्या क्या इस पूरे व्हाट्सएप चैट में सामने आया है। इसमें कहा गया है कि 2 ग्रुप बनाए गए थे। 181 जो मेंबर थे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए लोग थे। पाकिस्तान के नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। 10 नंबर ऐसे हैं जो एक और ग्रुप के थे, 8 बांग्लादेशी, 1 पाकिस्तानी। साथ ही साथ जो प्लान इन चैट्स में डिस्कस हो रहा था, किस तरीके की बातें इन चैट्स में बताई जा रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि ताहिर नाम का एक व्यक्ति है जो पाकिस्तानी नंबर को इस्तेमाल कर रहा था और उस पर वो कह रहा था कि 181 जो हम 2023 तक डायरेक्ट जिहाद करेंगे और उनकी बड़े बड़े तौर पर, एक बड़े पैमाने पर भारत के अंदर इस तरीके के आतंकवादियों को रिक्रूट किया जाएगा, उनकी भर्ती की जाएगी। ताहिर पाकिस्तानी नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। 2 व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो ग्रुप थे। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि IS खुरासान जो है
उसके वीडियोस जो वो मुसलमानों के ऊपर जो कहा जा रहा है, इस तरह के डॉक्टर वीडियोस को और जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको प्रोपेगेट किया जाए, उनको फैलाया जाए। और कश्मीर में जो टेररिज्म के ग्रुप को, जो ग्रुप जितने भी टेररिस्ट ग्रुप होते हैं जैसे लश्कर ए तोयबा, उस तरह के ग्रुप जो लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए वीडियो दिखाते हैं अपने रिक्रूट्स को, जिन लोगों को भर्ती किया जाता है, वो वीडियो दिखाने की भी बड़े पैमाने पर बातचीत की जा रही थी। साकेत, ये बहुत बड़ी जो खबर है इस वक्त आ रही है। आज कई जगह पर छापेमारी भी हुई पटना में लगातार। क्या क्या पुलिस के पास अभी निकल के आया है? क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है? देखिए, बिल्कुल अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर किया है और उन लोगों को भी अब उनकी तलाश चल रही है और लगातार गिरफ्तारी की जो संख्या है लोगों की वो बढ़ने वाली है, क्योंकि 26 लोग ही सिर्फ इसमें नहीं है बल्कि इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए थे और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया है, जिस तरह से ये व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था जिसमें कई देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी इसमें जुड़े हुए थे, उनके साथ कन्वर्सेशन हो रहा था। हिंदुओं के खिलाफ एकजुट करने के लिए लोगों को कहा जा रहा था किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, कैसे 2023 तक का जो एक रोड मैप दिया गया है जिहाद को लेकर, वो तमाम चीज़ें इसमें जिक्र किया जा रहा था और लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था। ये ट्रेंड जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई जगहों पर, कई राज्यों में जिस तरह से व्हाट्सएप चैट्स के जरिए अलग अलग चीज़ें दिखी जिसमें लोगों को मोबिलाइज करके हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश थी, वही ट्रेंड एक बार फिर से उजागर हो रहा है। जिस तरह से पटना में भी जो व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं, तो निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और पुलिस को इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना होगा जल्द से जल्द। और जितने भी लोग इसमें संलिप्त बने रहिए। हैं, मोहित, मैं फटाफट आपके पास आके पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी कुछ बताया जा रहा था कि साजिश की जा रही थी, प्रधानमंत्री के काफिले को टारगेट करने की भी साजिश थी। क्या उसमें खुलासा हुआ है अभी तक? देखिए, उस मामले में जो पटना पुलिस ने बताया कि उस मामले में आधिकारिक जो है 4 गिरफ्तारियां की हैं और उस मामले में लगातार पटना पुलिस को जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें टेरर फंडिंग की बात सामने आ रही है, एक पूरे मॉड्यूल की बात आ रही है। जो कैंप जो है वो पटना के इलाके में चलाया जा रहा था, वहां पे पुलिस ने रेड करके 2 लोगों को पकड़ा था, अतर और जलालुद्दीन के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से जो सिमी के जो पुराने मेंबर हैं उनको पीएफआई से जोड़ रहा था। पीएफआई का डायरेक्ट कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है इस पूरे मामले के अंदर और एक प्लान बनाया गया था जो आईबी का इनपुट मिला था पटना पुलिस को कि प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरा था उस दौरान उनके ऊपर हमला हो सकता था। तो उस इनपुट के बाद ही पंजाब पुलिस ने वहां पर रेड करके 2 लोगों का पकड़ा था। उसके बाद 2 लोग और पकड़े हैं, जिसमें एक अनवर मलिक है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उर्दू का टीचर है, अपने एरिया की एक बड़ी शख्सियत है, आपराधिक रिकॉर्ड है उसके, और वो पूरा टेरर फंडिंग का इनका अरेंजमेंट कर रहा था। अतर के बारे में बताया जा रहा है कि अतर के पास 3 अकाउंट मिले जिसमें 83 लाख रुपए हैं और वो भी टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं। उसके मामले में ईडी भी जांच करेगी। तो उस मामले में भी लगातार पुलिस खुलासे कर रही है। लेकिन उसी बीच एक नया मामला सामने आया जिसमें तहरीक पाकिस्तान के जो जैसे ग्रुप्स जो है वो सामने आए हैं और उन ग्रुप्स में जिस तरीके की चैट थी उसके बाद ताहिर को गिरफ्तार किया गया और ये चैट साफ बता रही है कि किस तरीके से 2023 में जिहाद की तैयारी ये कर रहे थे। उसके जो ग्रुप्स थे उसके अंदर वीडियोस दिखाए जा रहे थे आईएसकेएम के, और जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं उनके वीडियोस वहां शो किए जा रहे थे। तो लोगों को बताया जा रहा था कि ये वीडियोस हैं जो हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, जो वो लोग हैं वो हमारे लिए वहां पे जिहाद कर रहे हैं, ऐसी जिहाद हमें हिंदुस्तान में कुल मिलाकर मोहित अगर बात करें तो ब्रेन वॉश करने का और नए रिक्रूट्स को लाने का पूरा एक बड़ा प्लान, एक बड़ी साजिश यहां पर बनाई जा रही थी। पुलिस ऐसा दावा अभी इस वक्त कर रही है। अब इसकी आगे कैसे कोर्ट के अंदर इसको प्रूव किया जाता है और इस साजिश के तार कहां कहां तक पहुंचते हैं, इसकी जांच जो है वो पूरी तरीके से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित और साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब पटना से निकलकर बात करते हैं लखनऊ के उस मॉल की जिसमें धर्म को लेकर बवाल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जिस मॉल में लोगों को खरीदारी करने लोगों को आना था, जिस मॉल में लोग फिल्म देखने घूमने फिरने आते थे, उस मॉल के रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे, उस मॉल में धर्म को लेकर एक बड़ी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार मॉल में नमाज पढ़ने की तस्वीर वायरल हुई। उसके बाद से नमाज के बदले हनुमान चालीसा या सुंदरकांड के पाठ की बात कही गई। नमाज जिस जगह पर पढ़ी गई उसके सामने की आकृति को लेकर भी सवाल खड़े करे जा रहे हैं। करोड़ों के रुपए की लागत से बने इस मॉल में धर्म का विषय ऐसा हो गया है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जो उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी और एक निश्चित जगह पर ही नमाज पढ़ने पहुंचे।
मैं आपको ये वैसे बताना चाहता हूं कि अपनी इबादत करना शायद कोई गलत बात नहीं है, पर यह देखना होगा कि मॉल में क्या कोई प्रेयर रूम था। अगर नहीं था तो आप कहीं पर बैठ के भी किसी भी तरह की पूजा अर्चना शायद नहीं कर सकते। चार दिन और 2 वीडियो, दोनों ही वीडियो में नमाज पढ़ते हुए लोग और उसी पर जारी घमासान भी ऐसा कि धर्म के धुरंधरों ने नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एक बार विवाद बढ़ने के बाद उसकी शिकायत की गई थी पुलिस में, लुलु मॉल की तरफ से और हिंदू संगठनों की तरफ से भी, और उसके बाद दोबारा एक वीडियो रात के समय का है जिसमें 2 लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं और उसके बाद विवाद फिर बढ़ रहा है। लुलु मॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है और आज हिंदू संगठनों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि वो यहाँ पर आकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हिंदू संगठनों की आपत्ति इस बात को लेकर है कि जब मॉल में ना तो कोई प्रेयर रूम है, ना ही इस तरह की कोई व्यवस्था है, तो फिर ये नमाज पढ़ने वाले लोग बार बार लुलु मॉल के तीसरे हिस्से को ही क्यों चुनते हैं और क्यों बार बार उसी हिस्से में नमाज पढ़ी जा रही है। मॉल में नमाज पढ़ने वाले लोग कौन हैं? किसके इशारे पर लोग मॉल में नमाज पढ़ रहे हैं? मॉल प्रशासन को इसके बारे में खबर क्यों नहीं है? जब नमाज पढ़ने का पहला वीडियो वायरल हुआ उस वक्त भी मॉल प्रशासन ने इसमें अपनी किसी स्टाफ के शामिल होने की बात से इनकार कर दिया। फिर ये सवाल इसलिए अहम है कि बाहर से आने वाले लोग एक निश्चित जगह पर ही जाकर बार बार नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व में दिए गए नियमों और आदेशों का सरासर उल्लंघन है, क्योंकि ये जमीन जो ली गई है ये इसलिए ली गई है कि यहाँ पर व्यवसाय गतिविधियों को संचालित किया जा सके, लेकिन यहाँ उपासना केंद्र बना दिया गया है, यहाँ पर एक मस्जिद का रूप का कार्य किया जा रहा है, तो ये लुलु मॉल ना होकर के लुलु मस्जिद बन चुकी है। मॉल के दूसरे हिस्से से उस जगह को देखिए जहां बार बार नमाज पढ़ी जा रही है। ये वही आकृति है जहां 4 दिन में 2 बार ऐसा मौका आया जब लोग नमाज पढ़ते दिखे। हालांकि जब से इस मामले ने तूल पकड़ा है उसके बाद मॉल ने अपनी तरफ से एक पहल की है और उसी जगह पर टेबल और कुर्सियां लगा दी गई। शायद ये एक कोशिश हो कि इस विवाद को हवा ना मिले। जिस जगह पर नमाज का विवाद लगातार बढ़ रहा है उस जगह की मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूँ। अगर आप तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर नमाज अदा करने की बात कही गई थी और ये विवाद बढ़ने के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है। अगर आप अभी की तस्वीर देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि इन जगहों पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, यानी इस जगह को पूरा कवर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार इस जगह पर जो कुर्सियाँ हैं लगाई जा रही हैं और ये लुलु मॉल का 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर के ऊपर ये पूरी घटना हुई थी। नमाज पढ़े जाने को लेकर विवाद जैसे ही बढ़ने लगा वैसे ही हिंदू संगठनों ने भी पुलिस से शिकायत कर दी और अब तो खुद लुलु मॉल प्रशासन की ओर से एक FIR दर्ज करा दी गई है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज हुई। लुलु मॉल प्रबंधन ने FIR कराई है। धारा 153A, 295A और 341 समेत कई धाराओं में FIR दर्ज कराई गई। चूंकि सार्वजनिक स्थान पर पूजा पाठ या नमाज अदा करने पर पाबंदी है, ऐसे में मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे नुकसान सिर्फ लुलु मॉल को ही होगा, क्योंकि जिस मॉल की लागत करीब 2000 करोड़ रुपए हो और उस मॉल में 2 बार धर्म के नाम पर विवाद खड़ा हो चुका है, उससे आने वाले वक्त में मॉल की आमदनी पर असर पड़ सकता है। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब जब विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है तो लुलु मॉल के तरफ से मॉल के कई हिस्सों में बाकायदा नोटिस भी लगा दिया गया है और ये कहा गया है इस नोटिस में कि इस जगह पर किसी भी तरह का धार्मिक गतिविधि करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, प्रतिबंधित है। लुलु मॉल के प्रशासन ने बाकायदा नोटिस लगाकर ये बात कही है और उस पर लिखा है कि मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं है। तो अब लुलु मॉल कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि धार्मिक कोई भी, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो किसी भी तरह का और प्रार्थना हो, वो उसके कोनों पर ना की जाए, उसके परिसर में ना की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से जो एक दुखद खबर आ रही है उसको आपको बता देते हैं। दिल्ली के अलीपुर में दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। अब तक 7 लोगों के घायल होने की खबर है। दिल्ली के फायर विभाग के मुताबिक दीवार अंडर कंस्ट्रक्शन थी और 5000 गज के प्लॉट पर गोदाम बन रहा था, तभी अचानक दीवार ढह गई, जिसमें कुछ लोग दब गए। दिल्ली फायर दल के मुताबिक
कुछ लोगों को निकाला भी गया है, बाकी अभी भी मलबा हटाने का काम जो है वो पूरी तरीके से चल रहा है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपना शोक भी जताया है। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के अंदर एक दीवार गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हो गए हैं। कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। एक और दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के एक घर में 4 शव मिले हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की वहां पर उनके शव मिले हैं। सभी मृतकों को गोली लगी है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हुई इस घटना के बाद सनसनी फैली हुई है और वहां पर पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है। तो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में जो घटना हुई उसके बाद जबरदस्त सनसनी फैली हुई है और अभी वहां पर पुलिस की छानबीन जारी है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के कोटा की, जहां पे जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई कि लखनऊ के एक मॉल में धर्मयुद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं कोटा में एक स्कूल में किताबों पर धार्मिक बहस छिड़ गई है। क्यों छिड़ गई है? दरअसल क्लास 2 के बच्चों की एक किताब है, इसमें बच्चों को समझाने के लिए मदर की जगह अम्मी और फादर की जगह अब्बा लिखा हुआ है। छात्रों के गार्जियन का आरोप है कि बच्चे स्कूल से लौटकर बिरयानी मांग रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर बवाल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी बवाल को लेकर इस स्कूल के ऊपर अब कई सारे जो छात्रों के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो नाराज भी दिखाई पड़ रहे हैं। पहले पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। कहते हैं कि ना ही स्कूल का कोई धर्म होता है और ना ही बच्चों का कोई मजहब। ठीक वैसे ही किताबों का भी किसी धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन राजस्थान के कोटा में स्कूल से लेकर किताब तक को धर्म के धुरंधरों ने इसी चश्मे से देख लिया है। कोटा शहर को वैसे तो शिक्षा नगरी कहते हैं, लेकिन जिस बात पर बवाल मचा है वो समाज के शिक्षित होने में बाधा की पहली कड़ी है। वो है किताबों को धर्म के नजरिए से देखने की। बच्चों के जिस किताब पर कोटा में कोहराम मचा है उस स्कूल का नाम है शिव ज्योति कन्वेंट स्कूल। इस स्कूल में बच्चों को एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है गुलमोहर। उस किताब में वैसे तो ज्यादातर शब्द अंग्रेजी के हैं, लेकिन कुछ शब्द उर्दू के भी हैं और उसी पर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले किताब के पहले अध्याय को देखिए, नाम है टू बिग टू स्मॉल। इस चैप्टर में बच्चे को नए शब्द के रूप में मदर की जगह अम्मी और फादर की जगह अब्बू बोलना सिखाया गया है। और बात सिर्फ अम्मी अब्बू तक ही नहीं है, आरोप तो यहाँ तक पहुँच गया कि बच्चे जब स्कूल से घर लौटते हैं तो घर में खाने में बिरयानी की मांग करते हैं। ये बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं, घर से बिरयानी बना के लाओ, हफ्ते में एक बार बना के लाओ। ये बच्चों को, हमको बनाना आता है क्या? हम बना के भेजेंगे बच्चों के साथ में, ये शिक्षा देंगे बच्चों को कि बिरयानी बनाएंगे और आप स्कूल में जाके खाओ। ये तरीका है क्या? संस्कृति भाषा में बताया जा रहा है। 13 पन्नों की किताब में एक चैप्टर का नाम रखा गया है ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन, मतलब दादाजी फारूक का बगीचा। इसमें जिन 2 पात्रों का जिक्र है उसमें एक का नाम आमिर है और उसके दादा का नाम फारूक। किताब में और भी कई ऐसे पन्ने हैं, कई ऐसे नाम हैं जिसे लेकर बच्चों के गार्जियन को घोर आपत्ति है। शिक्षा के नाम पे जिस तरीके से आज लैंग्वेज बदली जा रही है और एक प्रतिष्ठित स्कूल है, भाई ठीक है,
आज मान लो कोई सामाजिक स्कूल हो, कोई धार्मिक स्कूल हो, और उसमें अगर इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए तो सामान्य लोग मानते कोई दिक्कत नहीं। जिस किताब पर आपत्ति है वो क्लास 2 यानी कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस किताब को हैदराबाद में छापा गया है। क्लास 2 की किताब हैदराबाद के एक पब्लिकेशन में छपी है। सोशल मीडिया पर भी इस किताब के पन्नों की तस्वीरें वायरल हो रही है। अब इस मामले में बजरंग दल की भी एंट्री हो चुकी है। शिक्षा विभाग को शिकायत की गई है। इसके माध्यम से बिरयानी इस्लामिक नॉनवेज फूड खाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। अब ऐसे विद्यालयों में कहीं हिंदू समाज के अधिकतम शाकाहारी बच्चे पढ़ते हैं, तो एक सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे के ऊपर मानसिक रूप से कितना गलत प्रभाव पड़ता है। हमने बहुत सारे अभिभावकों का फोन आया तो वो आक्रोशित थे। ये अलग बात है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत होगी तो जांच हम करेंगे। एक किताब के बारे में प्रकरण आज संज्ञान में लाया गया है, परंतु किसी प्रकार की शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जांच करवाने के निर्देश दे दिए जाएंगे। वैसे स्कूल में धर्म पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। खासकर बच्चों के बीच ऐसी बातें इस बात की तस्दीक करती है कि ये सब बच्चों को भी बांटने की एक साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पर जरा सोच के देखिए, अगर इस किताब में ग्रैंडफादर फारूक के गार्डन की जगह ग्रैंडफादर रामप्रसाद का गार्डन होता तो क्या बिल्कुल ठीक था? कहीं ना कहीं शायद हर बात को लेकर इतना सारा जो हम लोग उन्माद हो जाता है उसको भी कहीं ना कहीं थामने की आवश्यकता जरूर है। आगे बढ़ते हैं। संसद परिसर में अब धरना करना मना है। जी हां, एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें सभी सांसदों को यह निर्देश दिया गया है कि संसद परिसर में अब किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। ऐसे में विपक्ष हमलावर है और सवाल उठा रहा है कि पहले बोलने की मनाही हो गई। आपने देखा था ना कल अनपार्लियामेंट्री शब्द, असंसदीय शब्दों पर कितना बवाल हुआ था। अब कुछ अपना विरोध प्रदर्शन करने का भी जो उनका तरीका था वो भी सांसदों से छीना जा रहा है। ये लोकतंत्र को कब्रगाह में भेजने की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक छत्र उनका राज हो। कह दो कि ऑपोजिशन के एमपीज को मानते नहीं है भाई, वो घर से वर्क करेंगे, ये पार्लियामेंट भी नहीं आएंगे। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा एक प्रतीक है। इन तस्वीरों को देखिए। संसद में जब विपक्ष की नहीं सुनी जाती है तो वो संसद भवन परिसर की गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब ऐसा करना मना है। संसद भवन परिसर में अब किसी भी तरह के धरना और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। नोटिस में क्या लिखा है, सबसे पहले वो देखिए। संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम भी वहां नहीं आयोजित हो सकेगा। जैसे ही सदस्यों को यह संदेश मिला, विपक्ष आग बबूला हो गया, नेता भड़क गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, विश्व गुरु की नई सलाह, धरना मना है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, अब आगे क्या, संसद में सवाल। विपक्षी नेता नाराज हैं, कह रहे हैं कि पहले बोलने पर पाबंदी लगा दी, अब धरना देने पर। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम ही डिमांड कर रहे हैं। इनको बैन कर दो। इससे बेटर ये है, जो ये पीसी मोदी साहब सेक्रेटरी जनरल का मैंने अभी पढ़ा है, वो ही कह दो कि ऑपोजिशन के एमपीज को मानते नहीं है भाई, वो घर से वर्क करेंगे, ये पार्लियामेंट भी नहीं आएंगे। और प्रतिरोध की पूरी संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हैं, शब्द भी आप लोगों को चुनने नहीं देंगे। अब ये संसद में परिसर में लोग धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अनशन नहीं कर सकते, क्या साहब रामधुन तक नहीं गा सकते? क्या बना रहे हैं आप आजादी के 75वें वर्ष में? कौन सी मिसाल लोकतंत्र को आप दे रहे हैं? जो संसदीय लोकतंत्र को कब्रगाह में भेजने की तैयारी हो रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। धीरे धीरे जो भी लोकतांत्रिक तरीका था जो पहले विपक्ष किया करती थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे विपक्ष हो, जब हम कांग्रेस का यूपीए की सरकार थी तो उस समय तो उनको वो लगता था कि ये लोकतांत्रिक तरीका है और लोकतंत्र का एक हिस्सा है। विपक्ष कह रहा है कि गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन एक पुरानी परंपरा है।
विपक्ष का यह दावा भी सही है क्योंकि बीजेपी नेता भी कई बार ऐसा प्रदर्शन करते नजर आए हैं। ये चंद तस्वीरें देखिए। एक तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत कई विपक्षी दल के नेता हैं जो गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज तक की ऐसी तस्वीरें हैं जब वो गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो लोकसभा सचिवालय की तरफ से सफाई पेश की गई। सफाई में कहा गया कि एडवाइजरी एक सामान्य और रूटीन प्रक्रिया है और हर सत्र से पहले इस तरह के दिशा निर्देश पहले भी जारी होते रहे हैं। ऐसी ही एक एडवाइजरी 28 जनवरी को भी लागू की गई। इसके बावजूद 23 मार्च को कांग्रेस के सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये एक रूटीन प्रोसेस है तो फिर विपक्ष इस कदर विरोध क्यों कर रहा है, सरकार पर सवाल क्यों उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाते हैं कि अजमेर शरीफ के भड़काऊ खादिम गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी कैसे हुई। अमन की जमीन अजमेर पर तन से जुदा जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले, नारे देने वाले को किस तरीके से चूड़ी वाला कनेक्शन उसकी गिरफ्तारी में क्या है, कैसे राजस्थान पुलिस ने गौहर और उसके पनाह देने वाले चूड़ी वाले को अजमेर से 1400 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा। अजमेर वाला गला काट चिश्ती शिकंजे में कैसे आया? अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भड़काऊ खादिम भागकर 1400 किलोमीटर दूर क्यों छिपा? जिसने हमारे आगे शान में गुस्ताखी करी उसको शर्मा को जीने का कोई हक नहीं है। सर तन से जुदा गैंग का चूड़ी वाले से क्या लिंक? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पाक दरगाह से सर तन से जुदा जैसी नापाक नारेबाजी करने वाला गौहर चिश्ती आखिरकार पकड़ा गया। गरीब नवाज की मजार पर खिदमत का काम करने वाले नफरत के इस कारोबारी को गिरफ्तार करने में अजमेर पुलिस को कितने जतन करने पड़े, इसकी पूरी कहानी आपको पुलिस की ही जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले गौहर चिश्ती की 17 जून वाली वो तकरीर सुनिए जिसने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। मोहब्बत और भाईचारे की सरजमी से गौहर चिश्ती ने सिर्फ गर्दन काटने जैसे भड़काऊ नारे ही नहीं लगाए, बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा को अंजाम तक पहुंचाने की खुल्लम खुल्ला धमकी भी दी। जिसने हमारे आगे शान में गुस्ताखी करी उसको नुपुर शर्मा को जीने का कोई हक नहीं। इंशाअल्लाह तुम करीब नहीं तो अंजाम को पहुंचेगी। मैं आप सब लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पैगाम को पूरी दुनिया में इतना फैलाओ खुदा में खाजा की जानिब से कि दुनिया के हर मुसलमान जाग उठे, हर हिंदू भाई जाग उठे कि जो गुस्ताखे रसूल है वो हिंदू तो क्या इंसान भी नहीं हो सकता। और हम इंसानियत के खिलाफ लोगों के अमल के खिलाफ खड़े रहेंगे। गरीब नवाज की बारगाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की एकता की मिसाल लोगों तरफ से पेश करती आ रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक पेश करेगी। कानून को खुलेआम आंख दिखाई गई तो पुलिस भी एक्शन में आई। गौहर से सवाल किया कि मजहबी जलसे में ऐसे नारे क्यों, तो उसने भरी भीड़ में पुलिस वालों के सामने हिकड़ी भी दिखाई। आप जब तक और भाई सुनो, जब वारंट होगा करूंगा हाजिर वो तो कानून से मोस्ट कानून से कोई मना नहीं, लेकिन धमकाने वाली बात मत करो। इस्लाम का प्रोग्राम है और रिसालत के नारे से हमें कोई नहीं रोक। लेकिन कानून का शिकंजा कसा, जेल जाने की नौबत आई तो गौहर चिश्ती की सारी हेकड़ी गुम हो गई। करीबियों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस के हाथ गिरेबान तक पहुंचते दिखे तो गौहर चिश्ती फरार हो गया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। ऐसे में पुलिस ने अजमेर से करीब 1400 किलोमीटर दूर छिपे इस चिश्ती को ढूंढ निकाला।
मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। हर मुलजिम है वो पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी टीम और जो हैदराबाद पुलिस है उसकी सजगता से इसको हम अरेस्ट करने में कामयाब रहे। अजमेर पुलिस के मुताबिक गौहर चिश्ती ने जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी और फिर हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर गया, जहां पर एहसानुल्लाह उर्फ मुनव्वर ने उसकी अगवानी की और फिर पनाह भी दी। लेकिन अजमेर पुलिस ने गौहर को पनाह देने वाले मुनव्वर को भी धर दबोचा है। मुनव्वर को भी गौहर के साथ ही अजमेर लाया गया, जहां दोनों से पूछताछ चल रही है। उसको जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसका क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उसको भी किया जा रहा है। उसका नाम है एहसानुल्लाह उर्फ मुनव्वर। वो वहीं का रहने वाला है? वो हैदराबाद का रहने वाला है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर? क्रिमिनल बैकग्राउंड? अभी उसके बारे में विस्तृत अनुसंधान हो रहा है। कितने दिन से सर शरण दे रखी थी उसने अपने? ये जब से हैदराबाद गए हैं तब से उसके पास में ही था, लगभग 10 दिन के आसपास, 10-12 दिन। मुनव्वर कौन है, क्या करता है, उसका गौहर से क्या रिश्ता है, ऐसे हर सवाल का जवाब आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं गौहर और उसके मेजबान मुनव्वर को कैसे पकड़ा गया। 30 जून 2022 को गौहर अजमेर से फरार हुआ। जयपुर से प्लेन में सवार होकर हैदराबाद पहुंच गया। पुलिस को मुखबिर से उसकी जानकारी मिली कि वो हैदराबाद में मुनव्वर के घर छिपा है, उसी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में पुलिस ने भेष बदलकर उसकी रेकी की। मुस्लिम भेष में पुलिस वालों ने नमाज में भी शिरकत की और फिर मौका देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान गौहर ने भागने की भी कोशिश की। राजस्थान पुलिस ने जो इसके बारे में हमारे मुखबिर तंत्र से जब सूचना मिली कि ये हैदराबाद में है, तो हमारी टीम हैदराबाद गई और वहाँ के लोकल पुलिस से सपोर्ट लेकर के और वहाँ पे वेश बदल करके और चारों तरफ से उस मकान की रेकी की गई और दुकानों की रेकी की गई और उसके आधार पे हमने वहाँ पे चारों तरफ से घेर करके इसको अरेस्ट किया। गौहर चिश्ती ने 17 जून को सिर काटने वाला नारा लगाया। 25 जून को उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब 14 जुलाई को उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद में गौहर को पनाह देने वाले मुनव्वर से उसकी 20 साल पुरानी जान पहचान है। गौहर और मुनव्वर की मुलाकात अजमेर शरीफ दरगाह में हुई थी। गौहर कई बार पहले भी हैदराबाद जा चुका है। हैदराबाद में मुनव्वर का चूड़ियों का कारोबार है, वहां उसकी रानी बैंगल्स के नाम से दुकान है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां से गौहर और उसके दोस्त मुनव्वर को पकड़ा गया। ये हमको मालूम ही नहीं है साहब, इन्वॉल्व है ही नहीं। वो तो केस बहुत पहले का है, वो नारा तो बहुत दिनों के बाद में का किस्सा हुआ, सो ये फिर बाद में सर संजय जुदा का बाद में हुआ किस्सा। ये तो हमको नहीं मालूम था। ये नारा तो बहुत दिनों से क्लिप चल रही थी। वो तो क्लिप फ्राइडे के दिन ऐसा हुआ था ना, वो क्लिप देखे हम डिलीट भी मार दिया। हमको मालूम ही नहीं है ना था वो क्या है क्या नहीं है। हम खुद ही 2-2.5 साल से नहीं गए, इन्हें भी 6-7 महीने से अजमेर को नहीं गया। मुनव्वर भी रस में जाते हम। 5 पुलिस वालों की टीम ने गौहर और उसके साथी मुनव्वर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। अब पुलिस उदयपुर के कन्हैया लाल की बर्बर हत्या से उसके लिंक समेत हर उस एंगल से तफ्तीश में जुटी है जिसे लेकर गरीब नवाज का ये खादिम शक के दायरे में है। इसके बारे में अभी विश्लेषण किया जाएगा, कॉल डिटेल का विश्लेषण भी किया जाएगा और उनके संबंध में अगर इसका कोई लिंक है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। उस दिशा में हम जांच करेंगे, लेकिन अभी तक ये है कि इनसे पूछताछ करेंगे, उसमें अगर उस तरह का लिंक मिलेगा तो बिल्कुल जांच की जाएगी। इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। इसके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उसकी भी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा इसके किस किस से लिंक है और इनका किन किन घटनाओं के अंदर लिंक है उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाए। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहां रुका है, किसके संरक्षण मिला था और कहां रुका है, किसका सहयोग था। पुलिस ने गौहर चिश्ती को आईपीसी की धारा 115 यानी सजाए मौत या उम्र कैद जैसे अपराध के लिए उकसाना, धारा 302 यानी मर्डर, धारा 117 यानी भीड़ को जुर्म के लिए उकसाना, धारा 143 यानी गैर कानूनी रूप से भीड़ जुटाना, धारा 149 यानी खास मकसद के लिए भीड़ इकट्ठी करना, धारा 188 यानी सरकारी आदेश का उल्लंघन, धारा 504 यानी शांति भंग करने के लिए उकसाना और धारा 506 यानी धमकी देने जैसी संगीन धाराओं में गिरफ्तार किया है। सरेआम धमकी तो गौहर के सगे चाचा और अजमेर शरीफ की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने भी दी थी। जो मुल्क में हालात है, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है,
हुजूर गरीबनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। लेकिन पुलिस ने इस बयान पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अजमेर के एसपी के मुताबिक सरवर चिश्ती पर कार्रवाई के लिए एडीएम को चिट्ठी लिखी गई है। सरवर चिश्ती के जो उसने बयान दिए हैं उसके अंदर हमने उसको पाबंदी की कार्रवाई के लिए एडीएम को भेज दिया गया इस्तिगासा, और उसके अंदर है उसको नोटिस जारी हो रहे हैं। सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी वो कोर्ट का मामला है, उसको नोटिस जारी है। सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने तो हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक उड़ा दिया, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत पर न्यूज की पाठशाला में उसकी क्लास लगी तो उसने अब माफी मांग ली है। 333 करोड़ खुदाओं का एग्जिस्टेंस फिर कैसे माना जाएगा? ये कैसे लॉजिकल है? एक खुदा का तो समझ में आता है जिसपे पूरी इंसानियत का इजमा है, हम कलेक्टिवली तमाम इंसान चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जो एब्सोल्युटली वन है, वाहिद है, अहद है, उस पे हमारा यकीन है। इंटरप्रिटेशन अलग अलग हैं लोगों के, लेकिन 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होलसेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता। जो उन्होंने सवाल और जो उन्होंने एतराज उठाए थे उसको मैंने रीबटल किया था और उसका लॉजिक इंटरप्रिटेशन दिया था, तो मीडिया में आज वो चेरी पिकिंग करके वो वीडियो काट काट के चलाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा किसी भी रिलीजन, खास तौर पे हिंदुइज्म को टारगेट करने का या मॉक करने की कोई नियत नहीं थी। मैंने आज तक किसी भी रिलीजन को मॉक नहीं किया है। फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, मेरे हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। दूसरी बात ये कि कुरान में सूरह अनाम में चैप्टर 6 वर्स 108 में साफ लिखा हुआ है कि तुम जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते हैं उनको बुरा मत कहो। ये कुरान का फरमान है कि हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के रिलीजन को या किसी की डाइटीज को मॉक करें। पता यह भी चला है कि गौहर चिश्ती और सरवर चिश्ती के लोकल पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। सरवर चिश्ती जो कि गौहर चिश्ती के चाचा हैं, और सरवर चिश्ती के एक भाई गुलाम मुस्तफ़ा लोकल कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है जिला स्तर की, उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि यही वजह है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई और पुलिस ने कार्रवाई भी नहीं की। ऐसे आरोप अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिस दरगाह को हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक माना जाता है, जिस दरगाह पर हिंदू भी माथा टेकने और चादर चढ़ाने जाते हैं, उस दरगाह से जुड़े लोग भड़काऊ बातें क्यों कर रहे हैं? इसे लेकर हमने इस्लाम के जानकारों से बात की। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। तो सूफीज़्म तो प्यार मोहब्बत की बात करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मज़ार है अजमेर में, वहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अक़ीदत के साथ अपनी गर्दन झुकाते हैं। वहाँ से तो इस तरह का पैगाम नहीं जाना चाहिए है। गौहर चिश्ती के मैं बयान की भरपूर तरीके से मुखालिफत करता हूँ। गौहर चिश्ती का जो बयान आया वो सूफ़ी परंपरा के ख़िलाफ़ है। सूफीज़्म तो मुल्क को जोड़ने की बात करता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़मीन से जिस तरीके से ये बयान दिया गया, उसको सबको मिलकर कंडम करना चाहिए है। मैं नहीं समझता कि सूफीज़्म को कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी एक आदमी के अनर्गल बयान की वजह से किसी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को टारगेट नहीं किया जा सकता है। और सूफीज़्म से जुड़े हुए लोगों ने उसकी निंदा ऑलरेडी उसी वक्त कर दी थी जब उदयपुर की घटना हुई थी और ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई थी। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सूफी भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए ही आए थे और इसी वजह से इनकी असली मानसिकता भी अब दिख रही है। लेकिन सच क्या है, इसके लिए आज हमने इतिहास के कुछ पन्ने खोले हैं। इतिहासकार मुजफ्फर आलम की किताब द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स इस्लाम इन इंडिया और दूसरी किताबों के हवाले से ये बात सामने आती है कि सूफियों के विस्तार का तरीका बहुत चतुराई भरा था। ये लोग इस्लामिक धर्म गुरुओं से अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक होता था। जिन इलाकों को मुस्लिम आक्रांता जीतता था, उन इलाकों में इस्लाम को सूफी मजबूत करने जाते थे।
इसके लिए सूफी भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं से संवाद करते थे, उनकी बातों को अपनी रचनाओं में शामिल कर लेते थे और ये सब इस्लाम के प्रचार प्रसार में काम आती थी। जितने भी मेजर सूफीज इंडिया आने शुरू हुए, हजरत गजाली का इंतकाल हुआ 1111 में, यानी 1111 में, उसके बाद हुए। अगर आप डेट्स देखेंगे, उससे पहले ये ट्रैवल नहीं करते थे, उससे पहले ये अपने इलाके में मस्त रहते थे। फिर इनको एक तरह से मिशनरी की तरह इंडिया भेजा गया, क्योंकि इंडिया में जितना आसान चारा मुस्लिम इन्वेडर्स हिंदू को समझ रहे थे, जितना उन्होंने अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में या पर्शिया में स्वीप किया था, एक तरफ से पूरे के पूरे देश कन्वर्ट हो गए थे, यहां पर उनको वो चीज नहीं मिली, रेसिस्टेंस मिला, तो उन्होंने एक अपना प्लान भी इंट्रोड्यूस किया। हकीकत क्या है ये रिसर्च का विषय है, लेकिन मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं जैसा पैगाम देने वाले गरीब नवाज की जमीन से चंद खादिमों ने जिस तरह से भड़काऊ और उकसाऊ बयानबाजी की, वो न सिर्फ अमन की जमीन अजमेर बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी बहुत चिंताजनक है। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, अजमेर।